साथियों नमस्कार। मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DK लेक्चर्स विद पवन कोचिंग जौनपुर से। साथियों हम लोग पढ़ रहे थे वायुमंडल के तहत पिछला वीडियो कुछ डिस्टर्बेंस के कारण आधा अधूरा रह गया था, तो हम लोग आज फिर से जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे आयन मंडल में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। तो इस तरीके से देखिए हम ग्राफ बना रहे हैं पुनः। ये सौमंडल है, ये समताप मंडल, ये मध्य मंडल और ये आयन मंडल है। देखिए मित्रों, आयन मंडल की जो ऊंचाई है, अगर यहाँ से लेकर ये 18 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई को कहा जाता है आयन मंडल। इसको कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल और आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसको जो है आयन मंडल में क्या होता है, विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल में 80 किलोमीटर तक पहुँचते पहुँचते -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है, जो कि सबसे न्यूनतम है। पूरे वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान यहाँ जो है मध्य मंडल में पाया जाता है। और ये जो आयन मंडल है, इस आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिनके कहा जाता है कि आयनिक गुण होते हैं। इन आयनिक गुणों के कारण इसमें जो है कभी कभार टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो देखिए एक तरीके से ये जो लेयर है आयन मंडल, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, DEFG। तो पहला हम अगर मान लेते हैं ये, दूसरा B और तीसरा C। छह मंडल को ये मानते हैं, फिर B मानते हैं, फिर C मानते हैं, फिर D मानते हैं, फिर EFG। तो इस तरीके से 4 लेयर हैं आयन मंडल। ज़्यादातर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस लेयर में से कौन सी तरंगे परावर्तित होती हैं। तो देखिए अगर ये धरातल है, धरातल पर अगर रेडियो स्टेशन है, मान के चलिए ये रेडियो स्टेशन है, यहाँ से तरंगे अगर कुछ इस तरीके से निकल रही हैं, तो इसे आयन मंडल से होकर के जो है रेडियो तरंगे परावर्तित होते हैं। किस मंडल से? आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। तो आइए देखते हैं कि रेडियो जो तरंगे होती हैं वो कुल मिलाकर के 3 प्रकार से होती हैं। रेडियो, जिनको ध्वनि तरंगे भी कहते हैं, वो जो है 3 प्रकार से होती हैं। जो एक तो दीर्घ तरंगे, लघु तरंगे और मध्य तरंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर आते हैं ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, दीर्घ, मध्य और लघु तरंगे। ये आयन मंडल का जो है एक तरीके से ग्राफ रहा है। अगर इसको हम 4 भागों में इस तरीके से बांट देते हैं, D लेयर, E लेयर, F लेयर, G लेयर। देखिए मित्रों, नीचे से लेकर के ऊपर तक अगर जाने पर जितनी भी गैसें हल्की हैं वो ऊपर की तरफ है, और सघनता जो है यहाँ आयन मंडल में नीचे की अपेक्षा ऊपर अधिक है। तो यहाँ G लेयर में सघनता बहुत अधिक है विद्युत आवेशित कणों की, और उसके बाद जो है F लेयर में कम है, E लेयर में और कम है, D लेयर में और कम है। तो यहाँ रेडियो स्टेशन से यानी कि धरातल से पृथ्वी से जब दीर्घ तरंगे इस तरीके से ध्वनि तरंगे जाती हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है विद्युत आवेशित कणों के मध्य। तो यहाँ से टकरा करके कौन सी तरंगे, दीर्घ तरंगे जो है परावर्तित हो जाती हैं। तो D लेयर से दीर्घ तरंगे परावर्तित होती हैं। मित्रों प्रश्न यहाँ से आता है कि दीर्घ तरंगे जब डीपली पूछा जाता है, तो वैसे तो जो है नॉर्मली पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगे किस मंडल से परावर्तित होती हैं, तो आयन मंडल से। अगर ये बताए कि दीर्घ तरंगे जो है किस परत से, किस मंडल के किस परत से परावर्तित होती हैं, तो दीर्घ तरंगे जो है वो D लेयर, आयन मंडल के D लेयर से, D परत से जो है दीर्घ तरंगे परावर्तित होती हैं। उसके बाद जो मध्य तरंगे हैं, इस दीर्घ तरंगों से कुछ छोटी हैं और इस तरीके से चलती हैं। तो ये जो यहाँ D लेयर में स्पेस होता है वहाँ से निकल जाती हैं, और ये जाकर के जो है E परत से, E लेयर से टकरा करके परावर्तित हो जाती, वापस हो जाती हैं पुनः धरातल की तरफ। तो E लेयर से कौन सी तरंगे वापस होती हैं? E लेयर से मध्य तरंगे, E लेयर से मध्य तरंगे, ध्वनि तरंगे परावर्तित होती हैं धरातल की तरफ। उसके बाद मित्रों ये जो लघु तरंगे हैं,
ये लघु तरंगे मध्य तरंगों से भी छोटी हैं इस तरीके से, और यहाँ पर डी लेयर को भी पार कर जाती हैं, ई लेयर को भी पार कर जाती हैं, एफ लेयर से ये टकरा करके वापस आ जाती हैं। तो लघु तरंगे कहाँ से वापस होती हैं? तो लघु तरंगे जो है ये जो है एफ लेयर से, लघु तरंगे एफ लेयर से परावर्तित होती हैं, ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो जी लेयर है, जी लेयर में ये तीनों तरंगे अगर किसी तरीके से यहाँ से तीनों लेयर से पार हो गई, तो जो यहाँ पर देखिए सघनता सबसे अधिक है, इन सघनता सबसे अधिक होने के कारण ये तीनों जो तरंगे हैं वो परावर्तित हो जाती है। ये कह सकते हैं कि जो जी लेयर है वहाँ से कोई भी तरंगे ऊपर तक नहीं जा पाती, वहां से टकरा करके वापस आ जाती हैं। तो जो ध्वनि तरंगे मित्रों धरातल से छोड़ी जाती हैं, रेडियो स्टेशन से छोड़ी जाती हैं, वो आयन मंडल के विभिन्न परतों से अलग अलग प्रकार के ध्वनि तरंगे टकरा करके परावर्तित होकर के पुनः जो है रेडियो तक आते हैं, और हम लोग जो है एक तरीके से उसको सुनते हैं, चाहे समाचार हुआ, चाहे अन्य म्यूजिक वाली बात कर लें या कोई भी प्रोग्राम हुआ, तो ध्वनि के माध्यम से हम लोग जो है सुनते हैं। उसके अलावा आप ये बात करें कि अगली जो परत है, इसके बाद जो अगली परत है वो परत है बहिर्मंडल। तो एक और इसमें बढ़िया सा प्रश्न बन जाता है कि ये कि यहाँ देखिए ई लेयर को जो है एक और नाम से जाना जाता है, केनेली हैवीसाइड। तो केनेली हैवीसाइड के नाम से जाना जाता है। एक बढ़िया प्रश्न छूट रहा था। तो ये ई लेयर में एक घटना होती है मित्रों जिसको कहते हैं अरोरा की घटना। कौन सी घटना? अरोरा की घटना। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अरोरा की घटना किस मंडल में होती है? तो आयन मंडल में। किस लेयर में होती है? आयन मंडल का किस परत में होती है? तो ई लेयर में, ई परत में होती है अरोरा की घटना। अब ये अरोरा है क्या? आइए इसको भी समझ लेते हैं। आखिर अरोरा किसे कहते हैं? देखिए मित्रों, एक तरीके से ये पृथ्वी का गोल है, ग्लोब है, और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव। थोड़ा सा चल नहीं रहा, देखते हैं इसको। ये हमने मान लिया पृथ्वी है, उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो एक प्रकार से आप ये कहें कि लगभग 1000 किलोमीटर के नीचे और 640 के मध्य जो ये ई लेयर है, ई लेयर पर ध्रुवीय क्षेत्रों में, कहाँ पर मित्रों? ध्रुवीय क्षेत्रों में एक प्रकार की जो है बहुत तेज चमक सी होती है, बहुत तेज आकाशीय चमक होती है दोनों ध्रुवों पर, दक्षिणी ध्रुवों पर और उत्तरी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर होती है। इसी घटना को कहते हैं, जो जोरदार चमक होती है, उजाला होता है, वो भी मध्य रात्रि में होता है, इसी को कहते हैं अरोरा। अरोरा की घटना जो है दोनों ध्रुवों पर होती है। जब दोनों ध्रुवों पर होती है तो जो उत्तरी ध्रुव होता है मित्रों, उत्तरी ध्रुव पे जो होता है उसको कहते हैं अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस। और जो दक्षिणी ध्रुव में होता है, तो दक्षिणी ध्रुव पर जो होगी वो अरोरा ऑस्ट्रियालिस। तो इस तरीके से अरोरा दो प्रकार की होती हैं, एक अरोरा बोरियालिस, एक अरोरा ऑस्ट्रियालिस। उत्तरी ध्रुव में बोरियालिस और दक्षिणी में ऑस्ट्रियालिस। और उसके बाद जो एक यहाँ पर एफ लेयर आप लोग देख रहे हैं, इसको एप्लिटॉन लेयर भी कहते हैं। कभी कभार ये प्रश्न पूछा जाता है कि एप्लिटॉन लेयर किस परत को कहते हैं, तो ये चारों ऑप्शन दे देता है, डी, ई, एफ, जी। तब इसमें समझना मुश्किल हो जाता है। तो एप्लिटॉन लेयर किसको कहते हैं? एफ लेयर, क्योंकि इसको जो है लघु तरंगे जो परावर्तित होती है, इसीलिए पूछा जाता है कि किस लेयर से, एप्लिटॉन लेयर से जो है लघु तरंगे परावर्तित होती हैं। तो ये थोड़े से जो है जानकारी थी जो है आयन मंडल के बारे में, जो कि छूट गया था। इसके बाद हम लोग जो है अगला मंडल जो है वो है वायुमंडल। तो जो अलग करने वाली जो सीमा है, क्षोभ है, वो है आयनोपॉस। जो बहिर्मंडल और आयन मंडल को अलग करती है, उसको कहते हैं आयनोपॉस। आयनोपॉस कहते हैं मित्रों।
देखिए ये ऊपरी सतह भी हमने बात किया कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, कभी कभार होता है ऐसा जो है, कभी कभार होता है कि हाँ 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। तो ये दोनों ही मंडल, बहिर्मंडल और आयनमंडल, इन दोनों मंडल को मिला करके ही अगर पूछा जाता है थर्मोस्फीयर कहा जाता है। तो थर्मोस्फीयर यानी कि तापमंडल। तापमंडल अगर दे दे प्रश्न में तो तापमंडल किसे कहते हैं, तो तापमंडल ये तीनों को छोड़ करके जो है उसको कहा जाता है, आयन मंडल और बहिर्मंडल को थर्मोस्फीयर या तापमंडल कहा जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है बहिर्मंडल की मित्रों? देखिए बहिर्मंडल में होता क्या कि जितनी भी गैसें हैं, पहली बात तो हल्की गैसें हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, अगर कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी है या फिर अन्य गैसें भी हैं, वो परत दर परत है। और इसका जो विस्तार मित्रों वो जो है 600 से लेकर के 640 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक ऐसा माना जाता है। 10,000 किलोमीटर तक माना जाता है। उसके बाद जो है बहुत विरल हो जाता है वायुमंडल, और उसके बाद ये अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। और एक अगर सही मानक में देखें तो इसकी जो ऊंचाई है वो अनिश्चित है। किसी किताब में आपको जो है वो आपको 10,000, किसी में 1,000, किसी में 2,000, किसी में 20,000, किसी में 36,000, ऐसे ऐसे आंकड़ा आपको मिलेगा। लेकिन आपको जो इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक तरीके से ज्ञान का साझा कर रहे हैं हम लोग, इसमें आपको सारी की सारी जानकारी आपको एनसीईआरटी बेस पर है, एनसीईआरटी किताबों के माध्यम से है। आपको अलग से किताबों के माध्यम से अलग अलग भले मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी आपको मिल रही है मित्रों वो एनसीईआरटी बेस पर है, बिल्कुल तथ्य है, फैक्ट है। तो यहाँ पर जो है 640 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई मानी जाती है। और यहाँ पर देखिए जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं क्या होती हैं, यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह, ये कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? देखिए एक तो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, जैसे अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह, चंद्रमा है ना, मंगल का फोमोस डीमोस 2 है, और इस तरीके से 79 जो है बृहस्पति के हैं, शनि के भी हैं। तो अलग अलग तरीके से जो प्राकृतिक उपग्रह है, तो उस तरीके से जो उपग्रह रखे गए हैं, ये उपग्रह कहीं ना कहीं जो मानव द्वारा निर्मित है, और जा करके वो अपनी कक्षा में जो है निरंतर गति कर रहे हैं, निरंतर एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाया गया है ये उपग्रह। तो ये उपग्रह जो होते हैं, ये सैटेलाइट जिनको कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो PSLV होता है मित्रों, एक GSLV होता है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एक होता है GSLV जियो सेंट्रिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। जो ये पोलर है ये ध्रुवों क्षेत्रों में रहता है, और ये जो है विषुवतीय क्षेत्रों में। विषुवतीय का मतलब है विषुवत क्षेत्रों के ऊपर, बिल्कुल ये जो है जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्रों पर जो है उसके ऑर्बिट में जो है गति करता है। लेकिन मित्रों अगर ऊंचाई पर देखें तो ये जो ऊंचाई है ये 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है इसको स्थापित किया जाता है PSLV को। PSLV का काम क्या है? जो PSLV क्या है, ये लॉन्च पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। एक माध्यम से जो उपग्रह भेजे जाते हैं वहां पर स्थापित किए जाते हैं, ये जो है पोलर ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं। वहां से एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव, उत्तरी से दक्षिणी, दक्षिणी से उत्तरी, इस ऑर्बिट पर ये गति करते रहते हैं, और पृथ्वी का पूरा ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। कि जैसे चित्र अगर लेना हुआ, सीधा सिंपल सी भाषा हुआ कि जो ध्रुवीय क्षेत्र में उपग्रह होते हैं वो केवल चित्रों को लेते हैं, और जो आपके विषुवतीय क्षेत्र में या धरती के बीचों बीच से जो ऊपर होते हैं उनकी ऊंचाई, जो GSLV जिसको कहते हैं, GSLV की ऊंचाई मित्रों 35,780 किलोमीटर, जिसको लगभग 36,000 किलोमीटर ये मान लिया जाता है कि इतनी ऊंचाई पर स्थापित की जाती हैं। जब इतनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं ताकि पूरी पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन कर सके कि क्या हो रहा क्या नहीं। पृथ्वी पर जो ऑब्जर्वेशन का मतलब है यहाँ कम्युनिकेशन, संचार वाली बातें, इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ, मौसम संबंधी जानकारी, अन्य और तथ्यों की जानकारी के लिए सैटेलाइट को जो है इतनी ऊंचाई पर जो GSLV उसको जो है स्थापित किया जाता है। वहाँ से ये निरंतर गति करते रहते हैं, निरंतर एक्टिविटी करते रहते हैं। तो ये मुख्यतः जो है बहिर्मंडल ये कृत्रिम उपग्रह के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके से मित्रों आपको जो है वायुमंडल की परतों के विषय में हमने जो है संक्षिप्त जानकारी दी। यदि आपको यहाँ पर जो है कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं,
हम अपने ज्ञान का साझा आप लोगों के साथ जरूर करेंगे। हाँ, एक बात आप लोगों से कहना हम भूल ही गए थे कि जो भी मित्रगण इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको आशा नहीं विश्वास दिलाता हूँ कि टेट या सुपर टेट या वनडे एग्जाम कोई भी हो, इन्वायरमेंट का जो है प्रश्न जरूर आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी एग्जाम हो, आपको एक तरीके से जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्यावरण, इन सब से संबंधित जो भी जानकारी यहाँ पर इस बोर्ड के माध्यम से, इस मोबाइल के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक पहुँचाया जा रहा है, बिल्कुल तथ्यात्मक होगा, व्याख्यात्मक होगा और एक एक चीज फैक्चुअल होगी। आपको कहीं कतई भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि आप जो है ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। सरते हाँ, थोड़ा आपका समय ज़रूर लगेगा कि मैं जो है एक तरीके से यहाँ इस YouTube चैनल पर जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं नया हूँ, बहुत कुछ मुझे जानकारी नहीं है। सिर्फ आप लोगों के साथ प्रेम, स्नेह और श्रद्धा कहा जाए, यही चीज़ हमको यहाँ खींच कर लाई कि मैं आप लोगों के साथ अपने ज्ञान का साझा करता रहूँ, आपकी तैयारी प्रभावित ना हो, इसके लिए मैं निरंतर जो है प्रयास करता हूँ। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ। मैं अभी ये जो वायुमंडल की परतें हैं, वायुमंडल पूरा नहीं, वायुमंडल की परतें पूरी हो चुकी हैं, अभी वायुमंडल पूरा नहीं हुआ है। वायुमंडल से, क्योंकि देखिए प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा है, उन प्रदूषणों में सबसे बड़ा प्रदूषण है वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण अगर हमको लोगों को पढ़ना है तो ये समझ के चलिए कि वायुमंडल पहले पढ़ें, उसके बाद धीरे धीरे जो है हम पर्यावरण की तरफ आते हैं। पर्यावरण विविध में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, एक एक प्रश्नों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यकीन मानिएगा इस लॉकडाउन के दौरान जो है आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।